The oxidation states of transition metal atoms in K2Cr27, KMnO4 and K2FeO4 respectively are X, Y and Z. राइट, Cr का X है, Mn का Y है, Fe का Z है और X प्लस Y प्लस Z बताना है। ये क्वेश्चन तो गाइज आसान था, राइट, लेकिन हमें फिर भी थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में इनमें हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स की बात है ना, इसलिए। नाउ K2Cr27 में ये सपोज X है तो 2 इंटू +1 क्योंकि पोटेशियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि ग्रुप 1 का एलिमेंट है, प्लस X कर देता हूं और +7 टाइम्स -2। ना जब इसको आप सोल्व करोगे तो X इक्वल्स टू +6 आ जाएगा। सिमिलरली KMnO4 में भी अगर आप देखोगे तो +1 हो जाएगा K का, प्लस Mn का Y हो गया, +4 टाइम्स -2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपकी +7 हो जाएगी। अगेन K2FeO4 में देखेंगे तो ट्वाइस ऑफ +1 Z +4 टाइम्स -2। इसको जब आप सोल्व करोगे तो Z हो जाएगा +6 अगेन। तो X प्लस Y प्लस Z क्या हो जाएगा 19। बस यही आपका इसमें आंसर था, राइट गाइज, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज, इसमें मैग्नेट और परमैग्नेट के ऊपर है ये सवाल। नो ये तो क्वेश्चन गाइज हम समझ लेंगे, लेकिन आपको ये जो कंसेप्ट्स हैं जो ये पूछे गए हैं इसमें ये बाय हार्ट होने चाहिए, याद होने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में गाइज कुछ ज़्यादा इतना सिलेबस नहीं है, कुछ फिक्स चीज़ें हैं। अगर आप गौर से देखोगे वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन के देखूँ, इसमें ये जो क्वेश्चंस हैं एडवांस में भी पूछा गया है। ईयर मुझे भी याद नहीं है, 2018 या 19 में एडवांस में पूछा गया था और उसमें ये क्वेश्चन का आधा पार्ट था, समझ रहे। एडवांस में भी ये जस्ट मेंस का ही सवाल पूछा गया था। तो अगर आपको याद रहती है ना चीज़ें तो काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि यही चीज़ें सेम रिपीट होती हैं। खैर, इसमें मैग्नेट और परमैग्नेट के प्रॉपर्टीज दी गई है, उसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अगेन, मैग्नेट आयन क्या होता है MnO4 2 नेगेटिव एंड परमैग्नेट क्या होता है MnO4 सिंगल नेगेटिव, राइट गाइज, ये समझे आप। नाउ सिमिलरली जैसे इसमें MnO4 नेगेटिव है ना, K प्लस जोड़ दूं तो KMnO4, तो सिमिलरली ये पोटेशियम परमैग्नेट ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए गाइज। अब वैसे भी मैं आपको इन दोनों की प्रॉपर्टीज बता देता हूं एक बार, तो उससे आपको है ना थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए, MnO4 जो 2 नेगेटिव है यानी ये मैग्नेट आयन, ये पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों, अभी रीजन बताऊंगा। MnO4 नेगेटिव यानी परमैग्नेट ये होता है डायमैग्नेटिक। दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं यानी टेट्राहेड्रल इन दोनों की शेप होती है। सिमिलरली इसकी भी एंड इसकी भी। अगेन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है कि जो परमैग्नेट आयन है वो आपका वॉयलेट या पर्पल कलर का होता है और जो ये आपका मैग्नेट आयन है वो आपका ग्रीन कलर का होता है। तो क्वेश्चंस में गाइस डायरेक्ट पूछ लेते हैं ये चीजें बहुत बार, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको ये याद होना चाहिए। ओके, नाउ जो MnO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा। MnO ये 4 है ना और 2 नेगेटिव, तो 2 तो O ऐसे हो गए और एक O और एक को ये टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं। सिमिलरली MnO4 सिंगल नेगेटिव में आपका Mn 4 O इधर हो जाएंगे और एक है तो यहाँ पे O नेगेटिव सिंगल। तो ये आपका बेसिकली इस तरह का चीज है, समझे। नाउ अगेन जो पहला क्वेश्चन है कि बोथ आर पैरामैग्नेटिक, तो ये तो आपका रोंग हो गया स्टेटमेंट, यानी आपका करेक्ट आंसर बेसिकली यही हो गया। स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर सही है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, है ना। अब ये है क्यों, ये बेसिकली अगर आपको पता होगा इस पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में डिफरेंस क्या है कि पैरामैग्नेटिक स्पीसीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड ऑन द अदर हैंड डायमैग्नेटिक स्पीसीज में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, यानी सब के सब पेयर्ड होते हैं। अगर आप गौर से देखोगे इधर Mn का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, देखिए Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऑर्गन 3d5 4s2। सो अब इधर क्या है, देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है MnO4 2 नेगेटिव में Mn +6
निकाल सकते हैं आप, ये तो सिंपल है, वो जैसे पहले निकाला था। और इधर Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नाउ Mn+6 का जब आप चेक करते हो तो Ar 5-7 इलेक्ट्रॉन्स है उसमें टोटल, तो 3d1 रह जाता है इसमें। लेकिन जब Mn+7 देखते हो तो Ar और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के 3d0 हो जाता है। तो यानी ऑर्गन तो एक क्या है, नोबल गैस है, इसमें तो सब पेयर्ड होते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया मैग्नेट में, इस वजह से ये तो हो गया आपका पैरामैग्नेटिक, क्योंकि Mn+6 है, और ये हो गया डायमैग्नेटिक। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा है कि मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल, वो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, आंसर नहीं है अपना, क्योंकि दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। निकाल के देखिएगा, आपका हो जाएगा गाइस, है ना। सी ऑप्शन, मैग्नेट आयन इज ग्रीन इन कलर, ये आपको मैं बता चुका हूं। ये तो गाइज इसमें कुछ समझने का था ही नहीं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये बाय हार्ट होने चाहिए आपको, क्योंकि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको याद होना चाहिए। एंड पर मैग्नेट आयन इज पर्पल इन कलर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इन मैग्नेट एंड पैरामैग्नेटिक आयंस द पाई बॉन्डिंग takes place by overlap of p orbitals of oxygen and d orbitals of manganese। इस पे गाइज आपको p पाई d पाई एंड p पाई ओवरलैपिंग होती है। इस पे मैंने एक शॉर्टकट बताया आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया था, हल्का से एक आइडिया दे देता हूं कि जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं वे सिर्फ p पाई ओवरलैपिंग कर सकते हैं। जो थर्ड पीरियड या थर्ड से नीचे पीरियड वाले होते हैं, सेकंड पीरियड क्या हो गया, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला ग्रुप है जो आपका, और थर्ड पीरियड या इससे नीचे पी पाई और डी पाई दोनों कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। अब क्योंकि देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पे मैग्नीज, इधर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो आप देखोगे कि px py एंड pz तीनों के तीनों यूटिलाइज हो गए। तो mn क्या है, पी पाई भी बना सकता है एंड डी पाई भी बना सकता है। तो इसमें क्या है, सिर्फ अब क्योंकि पी वाले तो सारे यूटिलाइज हो गए, अब ये सिर्फ डी पाई बनाएगा। ऑक्सीजन वाले सिर्फ पी पाई ही बना सकते हैं। ये अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसको देखिएगा, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है। तो पी पाई एंड पी पाई, ये डी पाई है, तो डी पाई पी पाई और इधर डी पाई पी पाई ओवरलैपिंग हो रही है, और यही पूछा गया था। इसमें मैग्नेट में भी हो गया एंड पर मैग्नेट में भी आप यही देखोगे। ये तो सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज है ना, सेम केस, ये डी पाई बना सकता है सिर्फ, ये वाले सिर्फ पी पाई बना सकते हैं। तो डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल मैग्नेट में और पर मैग्नेट में अगर मैं सम करूं कितने डी पाई पी पाई बॉन्ड्स हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एक ये हो गया पी पाई डी पाई, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3 4 एंड ये 5। ये और नेगेटिव वाला मत कैलकुलेट कर लीजिएगा क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था ना, तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो गया। ओ गाइज, अच्छा इसमें आपको मैं एक छोटा सा कंसेप्ट और बता दूं, आपको आगे क्वेश्चंस में फायदा ही मिलेगा। देखिए कभी कभी आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मैग्नीज के है ना आपके 3 मेन ऑक्साइड्स हैं जो आपको बहुत बार यूज में आएंगे। एक तो MnO2, एक MnO4 2 नेगेटिव, एक MnO4 नेगेटिव। अब ये इंटर कन्वर्जन में बहुत बार सवाल आता है और डायरेक्ट आता है गाइस इसमें ना, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करते हैं आपको याद होना चाहिए और बहुत ही आसान है। देखिए MnO2 कन्वर्ट होता है पहले MnO4 2 नेगेटिव यानी मैग्नेट आयन में, और ये बाद में कन्वर्ट होता है MnO4 नेगेटिव में यानी पर मैग्नेट आयन में। अब इधर क्या होता है, आपको रिएक्शन में है ना कुछ इस टाइप से जो कंडीशंस दे दी जाएंगी कि MnO2 इज फ्यूज्ड विद किसी एल्कली से, या जैसे KOH, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन होगा। फिर देखिए MnO2 है फ्यूज्ड विद KOH, देन इसका ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीडाइज्ड विद एयर। 2 ऑप्शन दे सकते हैं, या तो आपको ऑक्सीडाइज विद एयर या इसके अलावा KNO3 भी दे देते हैं। इन दोनों में से कुछ भी होगा, आपको आंख बंद करके बस ये लिख देना है, कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट रिएक्शन है। अगेन जब इसको और इसमें कन्वर्ट होता है, इसमें बेसिकली क्या है, ऑक्सीडेशन है। ये भी देखिए, ये भी प्लस Mn की इसमें क्या है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर Mn की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां से ऑक्सीडेशन हुआ। अब फर्दर
+7 ऑक्सीडेशन होगा। अगर कोई कहेगा क्या ये इससे आगे भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्या फाइनल प्रोडक्ट है, ऑक्सीडेशन इसके आगे नहीं हो, क्योंकि मैंगनीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही हो सकती है, राइट, क्योंकि इसमें वैलेंस शेल में मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन्स ही निकाल सकता है। नाउ इधर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। नाउ गाइज ये बोर मत होइएगा, ये याद कर लीजिए, क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं इन एल्केलाइन मीडियम, कुछ भी दे देंगे, क्यूएच अगेन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूज्ड विद क्यूएच MnO2 देन ऑक्सीडाइज विद एयर और KNO3, और ये इस तरह होगा। सो आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग A to C, 3 स्टेटमेंट दे रहे, इसमें बताना ही है, सेलेक्ट करना है ऑप्शंस। पहला है टंगस्टन जिसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम +6। इसको ऐसे भी लिख सकता था मैं कि टंगस्टन +6 इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम +6, सिर्फ तरीका है, या इनके कंपाउंड्स दे दिए होते कुछ, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा एक चीज देखिए, टंगस्टन के अलावा अगर मैं आपको यहां मोलिब्डेनम भी दे सकता था, तो सेम ही रीजन है दोनों में। तो टंगस्टन या मोलिब्डेनम दोनों के दोनों मोर स्टेबल होते हैं देन क्रोमियम 6, समझा, या ये कह देंगे दीज आर लेस स्टेबल देन दीज। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन गाइज आप रेडियल नोड के कंसेप्ट से समझेंगे। रेडियल नोड्स आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा। रेडियल नोड्स में क्या होता है कि जितना ज्यादा रेडियल नोड्स उतना मोर द रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स लेस विल बी द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ठीक है, समझे। सो रेडियल नोड जितनी ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना कम, रेडियल नोड जितनी कम न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना ज्यादा, उल्टा होता है, ठीक है। ये इस बेस पे है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कंसेप्ट कहां से अचानक आ गया, ऐसे कैसे समझेंगे, ये वही अगेन गाइस, ये कंसेप्ट से किस तरह से समझाया गया, आपको ये चीजें होनी चाहिए, तो पता होना चाहिए हमें। देखिए गाइस, क्रोमियम का 24 एटॉमिक नंबर है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 हो जाएगा। सिमिलरली मोलिब्डेनम का 42 एटॉमिक नंबर है और इसका क्रिप्टन 4d5 5s1, ठीक है। सिमिलरली टंगस्टन 74 है, तो इसका भी अगेन 4f14 5d4 एंड 6s2, ये आ गया, ठीक है, समझे आप। अब देखिए इसमें रेडियल नोड्स कैसे निकालेंगे, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको अभी रिसेंट में जो कराया उसमें भी बताया कि नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आप कैलकुलेट करते हो n-l-1 के फॉर्मूले से, जहां पे n आपका नंबर ऑफ शेल है, l सब शेल है और 1 तो 1 ही है। n क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो जैसे 3 है या 4 है, ये तो n की वैल्यू है। l की वैल्यू कैसे डिसाइड करोगे, s, p, d एंड f। l की वैल्यू फिक्स होती है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 एंड f के लिए 3। सो इसमें n-l1 कैसे हो जाएगा, 3, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं वो 3 हो जाएगा n, है ना। माइनस l के लिए क्या है, d के लिए 2 -1 यानी 0। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं 4 -2 -1 यानी 1। अगेन इसमें क्या हो जाएगा, 5 में भरे जा रहे हैं ना, तो 5 -2 -1 यानी इसके लिए हो गया 2। तो आप देखोगे जैसे आप क्रिप्टन से नीचे इधर आ रहे हो, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, ये जो रेडियल नोड्स है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स वो इंक्रीज हो रहा है। या मैं कहूं कि क्रोमियम के लिए नंबर ऑफ जो रेडियल नोड्स है वो लीस्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब इनके जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो न्यूक्लियर चार्ज है या न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा होगा, इसके लिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा होने की वजह से जो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टाइटली बाउंड हो गए क्रोमियम से। सो क्रोमियम +6 के आने में ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव करने पड़ेंगे, जो कि इस हाई न्यूक्लियर अट्रैक्शन की वजह से इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड मोलिब्डेनम टंगस्टन में फिर भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। इसी वजह से Cr+6 इज लीस्ट या लेस स्टेबल देन दीज, ओके। सो पहला ऑप्शन तो आपका हो गया था सही। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl परमैग्नेट टाइट्रेशन प्रोवाइड्स सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स। देखिए गाइस, आपको मैं एक चीज बताता हूं,
पर मैग्नेट आयन की यानी MnO4 नेगेटिव आयंस की जब आप टाइट्रेशन करते हो, सो बेसिकली इसको सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 में मिक्स कर सकते हो आप। डाइल्यूट H2SO4 में मिक्स किया और जो टाइट्रेट करते हैं वो ऑक्जेलिक एसिड के साथ आप टाइट्रेट करते हो इसको, तो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट होते हैं, या मैं कहता हूं तो टाइट्रेशन हो जाएगी। जो HCl या HNO3 है, मैं आपको एक और बता रहा हूं कि इसमें ना HNO3 भी दे सकते थे। HCl या HNO3 है, उसके साथ टाइट्रेट नहीं करते, यानी ऑक्जेलिक एसिड को रिप्लेस नहीं करते, मैं कर सकता या HCl या HNO3 के साथ। ठीक है, ये समझ में आपको। दोनों के रीजन थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन अभी मैं समझा देता हूं आपको। देखिए, पहली बात तो MnO4 को प्रिफर क्यों करता है ऑक्जेलिक एसिड? वो ये करता है कि जो MnO4 नेगेटिव है इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले तो आप ये याद रखिए, MnO4 नेगेटिव एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ही टाइट्रेट कर सकते हो आप, तो जो कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अगर आप ऑक्जेलिक एसिड से क्यों करते हो ये पूछा जाए तो ये आंसर हो जाएगा। HCl एंड HNO3 क्यों नहीं करते? HNO3 itself इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इस वजह से तो HNO3 के लिए आप प्रिफर नहीं करते टाइट्रेट करना MnO4 के साथ। अब HCl का क्या है? अब देखिए, HCl के साथ जब आप टाइट्रेट करते हो तो HCl MnO4 के MnO4 फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, MnO4 नेगेटिव एक ही बात हो जाएगी है ना। इसके साथ जब रिएक्शन करता हूं तो सबसे पहले तो इनके क्लोराइड्स बनते हैं, के एंड Mn के, मेटल के जितने भी हैं, यानी KCl एंड MnCl2, इन दोनों के क्लोराइड्स बन गए, और साथ ही साथ Cl2 गैस रिलीज होती है प्लस H2O। नाउ जो ये Cl2 गैस है इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस Cl2 के होने की वजह से आप MnO4 के साथ HCl का या HCl के साथ इसका टाइट्रेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके साथ रिएक्शन करने पे ये Cl2 गैस रिलीज होती है, जो कि इटसेल्फ इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका मतलब सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट तो नहीं होते, हैंस वी यूज ऑक्जेलिक एसिड। तो ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब ए सही है, बी गलत है, तो इससे क्या हो सकता है? आपका इनकरेक्ट बताना है, तो ए तो सही है, ये भी नहीं हो सकता इसमें। भाई ए तो सही है ना, इनकरेक्ट बताना है, ए नहीं आंसर हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बी एंड सी, अब सी के हिसाब से देखना है। सम लैंथेनाइड ऑक्साइड्स कैन बी यूज्ड एज फॉस्फोर्स। अब ये आपको याद रखने वाली चीज है, यूज का है। फॉस्फोर्स बेसिकली ल्यूमिनिसेंट्स होते हैं। ल्यूमिनिसेंट्स क्या? जैसे अंधेरे में, मतलब ये लैंथेनाइड ऑक्साइड्स हैं, ये अंधेरे में या कहूँ डार्क में चमकते हैं, शाइन करते हैं, जैसे होता है ना नियोन लाइट, इस टाइप से। तो ये बेसिकली चमकती हैं, ल्यूमिनिसेंट्स होते हैं अंधेरे में, तो उनको फॉस्फोर्स बोलते हैं, एक फैंसी टर्म मान लीजिए। तो यस, लैंथेनाइड कैन बी यूज्ड एज अ फॉस्फोर, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या है? ये भी गलत हो गया, बी ओनली आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसमें, यानी ये आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आई होप गाइज आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, ये गाइज क्या है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ GD3+ इज 64। अब देखिए गाइज, 64 आपका इसका एटॉमिक नंबर खुद ही दे दिया है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कि आप कैसे यूज कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप चेक करें। वैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया गाइज, आप 5-6 सेकेंड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं। ये 1 है, ये 7 है और ये 2 है। ये GD का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नाउ 3+ के लिए मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालूंगा? बाहर वाले, ये 3 निकाल देता हूं, तो यानी Xe4F7 बचा। ठीक है, अब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट या म्यू किस तरह से निकालते हैं? N इंटू N+2, जहां पे N क्या है? इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा होगा,
मेरी वीडियो देखिएगा प्रीवियस ईयर्स की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7 के 7 ही है ना, क्योंकि इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं ना एफ में, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। हुंस रूल के अकॉर्डिंग सबके सब पहले सिंगल ही भरेंगे, तो 7 के 7 अनपेयर्ड हो गए, तो एन की वैल्यू यहाँ पे होगी 7 इंटू 7 प्लस 2 यानी अंडर रूट ऑफ 63, या मैं कहूं तो इसको आप सोल्व करोगे तो 7.93 समथिंग आ जाएगा। राइट गाइज, सो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है इज बी। द लैंथेनाइट दैट डज नॉट शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज। नाउ गाइज देखिए, जो लैंथेनाइट सीरीज है वो एटॉमिक नंबर 57 से लेके 71 तक रहती है, ठीक है, यानी जो एफ्लोक एलिमेंट्स हैं ये ऊपर वाली, ठीक है गाइज। नाउ ये लैंथेनाइड्स +2 +3 एंड +4 ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं। सभी लैंथेनाइड के जो एलिमेंट्स हैं +2 एंड +3 तो दिखाते ही हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं, इनफैक्ट सिर्फ 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। नाउ वे एटॉमिक नंबर है 58, 59, 60, 65 एंड 66। सिर्फ और सिर्फ ये 5 एलिमेंट्स हैं। 58 है आपका CE, 59 है आपका PR, 60 है आपका ND, 65 है TB एंड 66 इज DY। राइट गाइज, सो 58 हो गया आपका सीरियम, ये है आपका प्रेसियोडीमियम, ये आपका नियोडीमियम, ये आपका टर्बियम, ये आपका डिस्प्रोसियम। अजीब अजीब से नाम है गाइज, अब देख लीजिए ना, तो ये CE लिखा है। ये सब सिर्फ 5 एलिमेंट्स है जो +4 ऑक्सीजन स्टेट दिखाते हैं। इसकी मैं एक ट्रिक बता दूंगा आपको शॉर्टकट, ताकि आपको याद रखना पड़े। जैसे बता दूंगा ना तो यहाँ पे लिंक दे दूंगा आपका और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो बस आपको इसमें मैच रखना है, आपको गाइज और कुछ नहीं करना है। देखिए इस पर क्या क्या सवाल आ सकता है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि +2 एंड +3 कौन नहीं दिखाता, नन ऑफ द अबव का ऑप्शन आ गया या ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आ गया, तो उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली +4 सिर्फ 5 एलिमेंट्स और बाकी के नहीं दिखाते, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप मैच कर ले और आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखोगे सिर्फ D है EU जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, TB भी है, DY भी है, CE भी है, ठीक है, तो सबके सब +4 दिखाते हैं, ये नहीं दिखाता, तो करेक्ट आंसर आपका EU यानी D। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश मेटल इज एन अलॉय कंसिस्टिंग मेनली ऑफ। नो गाइज देखिए, मिश मेटल ये डायरेक्ट NCERT से उठाया गया है, तो कभी आप कंफ्यूज हो कि ये अजीब अजीब से कहाँ से उठा लेते हैं अलॉय, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट NCERT से उठाया गया है। तो अगर आपने NCERT थोड़ी सी भी पढ़ी हुई है या उस पे से, मैंने आपको कहा था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप NCERT जरूर करें, तो वहां से ही ज्यादातर पेपर उठ जाता है सारा का सारा। तो मिश मेटल लैंथेनाइड्स में डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये एलॉय है बेसिकली, जिसमें आपका 95% तो लैंथेनाइड मेटल्स होते हैं, ठीक है, बाकी 5% यानी मतलब रफली 5% हो गया आयरन, और बाकी के ट्रेसिस अमाउंट में आपके सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम होता है, ट्रेसिस अमाउंट। तो मेजरली 95% लैंथेनाइड्स ही होते हैं, ठीक है गाइस, समझ में आपको। तो बेसिकली क्या है कि ना, मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय में यूज होते हैं। अगर आपको कभी आगे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें क्या है, मिश मेटल एलॉय कंसिस्टिंग मेनली ऑफ लैंथेनाइड्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ बाइवेलेंट यूरोपियम एंड ट्राइवेलेंट सीरियम CE एंड EU आर। दोनों के जो एटॉमिक नंबर है वो दे दिए हैं, ठीक है, 58 एंड 63। सिंपल आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्रिक यूज करनी है, तो EU देख ले, EU है 63 एटॉमिक नंबर, डायरेक्ट उस ट्रिक से देखोगे तो 63 यानी 4f76s2 आ जाएगा। मैं बता नहीं रहा हूँ गाइस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आता ही होगा ना आपको गाइस। अब सिमिलरली CE 58 हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, XE 4f1 5d1 6s2। उस ट्रिक को देखिएगा गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। अगर उससे ना समझ में आए ना आपको, तब देखते हैं, फिर आगे आप मुझे बताना। अब सिमिलरली बाइवेलेंट यूरोपियम बोला है यानी EU+2। EU+2 क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए,
तो क्या हो जाएगा 4f7। अगेन Ce ट्राइवेलेंट है यानी Ce+3 हो गया, तो यानी Xe+3 कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, ये बाहर वाले 2 3, तो 4f1 हो गया। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अब मैच करा लीजिए कौन सा ऑप्शन हो गया, ए करेक्ट आंसर है। बस इतना ही था इसमें गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन एटम्स इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस इज। देखिए गाइस, क्रोमेट आयन क्या होते हैं, CrO4 2 नेगेटिव, ये Cr है, जी मत समझिएगा, मैं दोबारा लिख देता हूं Cr। एंड सिमिलरली डाइक्रोमेट आयन क्या होता है, Cr2O7 2 नेगेटिव। बस इनका आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताना है बिटवीन Cr एंड O। इसके लिए आपको इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। CrO4 नेगेटिव, अगेन स्ट्रक्चर क्या है इसका, ये वाला, ठीक है। एंड जो CrO डाइक्रोमेट का है वो इसमें देखिएगा, इस दो तो इस तरह बनाइए आप Cr, ठीक है, एक O नेगेटिव एक O नेगेटिव, दो 2 नेगेटिव है और एक O शेयर्ड होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है डाइक्रोमेट का। तो अब इसमें आपको क्या करना है, जो बॉन्ड्स हैं CrO के बीच में काउंट करने हैं। तो देखते 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 आगे टोटल। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका 12। बस इसमें गाइज यही पूछा गया था और कुछ नहीं। इनके स्ट्रक्चर आपको गाइज थोड़े होना चाहिए, नहीं पता है तो देख लीजिए, आसान है गाइज, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगी वीडियो।